Hello guys, welcome again to this discussion on a very sensitive topic I can say कि बहुत ही ज़्यादा ये क्या है सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पे मतलब इशू बढ़ रहा है धीरे धीरे। बहुत से स्टार्स हैं जो कि इसके ऊपर मतलब ट्वीट वगैरह कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है ये बोला जाए तो। बहुत से हम इंसिडेंट देखते हैं जिसमें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो रजिस्टर नहीं होते हैं, होते भी हैं तो उस पर प्रॉपर डिसीजन नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हो सकता है जो इसमें मैंने ला लिखा हो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, एक ऐसा कंक्लूजन करके, ऐसा समरी करके। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कि मेरे को किसी ने फोर्स किया कि भाई ऐसा होता है या मैं किसी के उसमें बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने ही पॉइंट रखूँगा। नेक्स्ट, सबसे पहले एक टॉपिक छपा था न्यूज़पेपर में बात करें तो दैट इज मैरिटल रेप एंड इनडिग्निटी टू वुमेन। डिग्निटी मीन्स होता है कि रिस्पेक्ट। अब इन लग गया आगे मतलब उसका अपोजिट हो गया कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। मैरिटल रेप मतलब उसकी जो डिग्निटी है वो थोड़ी कम हो जाती है उस केस के वजह से। ठीक है, तो बहुत सी जो महिलाएं हैं वो पहली बात वो रजिस्टर ही नहीं करती हैं बिकॉज उनकी जो फैमिली प्रेशर होता है उनके ऊपर, या उनको पता होता है कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वजह से जो मेरी रिस्पेक्ट है वो और कम हो जाएगी। ऐसे करके वो सोच लेते हैं, इसकी वजह से वो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। तो ऑलमोस्ट 99% जो केसेस हैं किसके, डोमेस्टिक वायलेंस के, वो रजिस्टर नहीं होते हैं। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। ये पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर। यहाँ हम बात करें सिस्टम सर्वे, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, एंड ये डाटा है 2015 से 16 का। ठीक है, इसके अंदर 7 लाख लोगों मतलब महिलाओं से पूछताछ की गई थी एंड देन उसमें से 99% ऐसी थी जिन्होंने केस ही रजिस्टर नहीं किया और 1% थे ऐसे जिनका जो केस है वो पब्लिक डोमेन के अंदर है। भाई अभी जो इशू है ये बाहर क्यों आया है ये हम बात करेंगे अभी। तो ये इशू बाहर इसलिए आया क्योंकि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसने एक जो डिसीजन दिया था उसको दोबारा से रिवाइज किया है एक तरीके से, जो कि हस्बैंड के ऊपर लगाया गया था उसकी वाइफ के द्वारा। और किस किस के अंडर लगाया गया था ये हम देखते हैं। सबसे पहला लगा था सेक्शन 376 रेप का केस, सेकंड सेक्शन 377 कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो ऑर्डर ऑफ नेचर के अगेंस्ट जब इंटरकोर्स होता है उसको हम सेक्शन 377 के अंडर रखते हैं। ठीक है, एंड सेक्शन 498A सो क्रुएल्टी टुवर्ड वाइफ बाय हस्बैंड और इज रिलेटिव ऑफ द इंडिया IPC सेक्शन, बेसिकली इंडियन पीनल कोड। ठीक है, तो ये इन 3 सेक्शन के तहत उन्हें मतलब हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। बट जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, जो हस्बैंड था उसको सेक्शन 376 मीन्स रेप के चार्जेस पे नहीं लगाए, बाकी सेक्शन 377 और 98A के तहत उसे जो भी सजा थी वो मिली। ठीक है, तो लेकिन उसे बेल ग्रांट कर दी है अब किसने, छत्तीसगढ़ कोर्ट ने। तो इशू यही है कि भाई क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं इसके ऊपर। तो होता क्या, बेसिकली उन्होंने कोर्ट का जो डिसीजन था उन्होंने ये लिया कि भाई जो रेप की डेफिनेशन है जो आर्टिकल 375 के सेक्शन 2 में बताई गई है वो कुछ अलग से बताई गई है, इसलिए जो सेक्शन 376 है उसके ऊपर उसे सजा नहीं मिली। तो आर्टिकल जो 375 है IPC का वो डिफाइन करता है रेप को एज sexual intercourse with a woman against her will without her consent by coercion, misrepresentation or fraud, or at a time when she has been intoxicated or duped or is of unsound mental health, and in any case if she is under 18 years of age। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, आर्टिकल सेक्शन 375 ने ऐसा बताया है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक वुमेन के साथ अगेंस्ट हर विल मतलब इच्छा के अगेंस्ट, कंसेंट मतलब उसकी रजामंदी, अन बाय कोerशन मतलब जोर जबरदस्ती, और फ्रॉड मीन्स आप समझते ही हो, और मतलब अगर जो वो नशे में हो तब। तो कंसेंट एक ऐसी चीज़ है ना, कंसेंट को कहीं प्रॉपरली डिफाइन करा नहीं गया है। कंसेंट एक वुमेन तब भी दे सकती है जब उसको अपनी जान की परवाह हो। अगर आप मतलब अगर कोई एक लेडी है जिसके माथे पे आपने गन रख रखी है और बोला है कि आपका कंसेंट ज़रूरी है तो वो कंसेंट दे देगी। या अगर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें एक लेडी का कोई एक, अगर मान लो एक बच्चा है उसके ऊपर अगर बंदूक रखा जाए पिन पॉइंट पे एंड उससे बोला जाए कि यस जो भी कंसेंट मांगा जाए तो वो दे देगी। लेकिन क्या उस कंसेंट को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये है। एंड एक सीरियस इशू ये भी है कि कौन डिसाइड करेगा, तो ये सब बातें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विल, कंसेंट और कोerशन ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेक्शन 375 में बताए गए हैं रेप को डिफाइन करते हुए। नेक्स्ट जो हमारे रीजंस आते हैं वो आते हैं सबसे पहले कि जो सेक्शन 2 है किसका, 375 का डेफिनेशन ऑफ रेप, उसने बोला कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ
प्रोवाइडेड शी इज ओवर द एज ऑफ 18 वुड नॉट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ रेप। मतलब सीधा सीधा बोला गया ये है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ जब वो 18 से ऊपर है, 18 बिलो 18 वाले के ऊपर तो रेप का चार्ज लगेगा, बट अगर वो 18 प्लस है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो एक ऑफेंस ऑफ रेप में नहीं आता है। ये रीज़न दिया गया बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, अब इश्यूज़ क्या है इसमें, तो 2-3 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बात करें इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस कि भाई अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस मेक नो सच एग्जेम्पशन फॉर मैरिजेस, कि जितने भी और दूसरे सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो ऐसा नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल सेक्शन 498 या 377 के तहत उसे दी गई ना सजा, लेकिन अब रेप की बात की जाए तो उसमें क्यों नहीं दी गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। सेकंड क्वेश्चन इज डज अ हस्बैंड मे बी ट्राइड फॉर ऑफेंसेस सच एज सेक्सुअल हरेसमेंट, मोलेस्टेशन, voyeurism and forcible disrobing in the same way as any other man। तो क्या एक हस्बैंड एक मेल ही है देखा जाए तो, ठीक है, एक मैन ही है, अगर दूसरे मेंस को उस चीज़ के लिए सज़ा मिलती है तो वाई नॉट अ हस्बैंड, क्या उसको ट्रायल नहीं देना चाहिए या कोर्ट में जाना नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हस्बैंड में बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर नॉन कंसेंशुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरेक्शन other than penile vaginal penetration with his wife under section 377। तो इसमें बताया गया कि अगर एक हस्बैंड को चार्ज किया जा सकता है नॉन कंसेंशुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरसेक्शन में, जो एक केस आया था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, उसमें क्या किया गया था कि सेक्शन 377 के अंडर जो पेनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स होता है उसको भी क्या किया गया था, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी ये ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकेंड इशू आता है सामने वो है पैट्रियार्कल बिलीव। क्या है पैट्रियार्कल बिलीव, क्योंकि देखो जो पैट्रियार्कल वर्ड का मतलब हम समझते हैं कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, यहाँ हम बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो पूर्वजों की जो माना जाता है वो अभी तक माना जाता है, ऐसे बिलीव को हम पैट्रियार्कल बिलीव बोलते हैं। तो जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन इज एन इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स। तो ये जो गोल्स है हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है इन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये क्या है, थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ की वजह से। जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो क्या होती है, कम होती है इस चीज़ से। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं इसको डिस्टर्ब करता है क्या, ये सेक्शन जो भी ये अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया। एंड नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मैरिटल रेप मीन्स दैट वुमेन्स हस्बैंड इज हर सेक्शुअल मास्टर एंड इज राइट टू रेप हर इज लीगली प्रोटेक्टेड। तो जो मैरिटल रेप है by a husband towards his wife is legally protected, ऐसा बोला गया by the court। so court जैसी एक हायर अथॉरिटी अगर ऐसा बोलती है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। presently marriages signifies perpetual sexual consent by women, this reinforce patriarchal belief and violate individual autonomy of women। सो मैरिज क्या है, एक तरह से हम बोलें तो मैरिज जो है बाय द कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो मैरिज है वो क्या बताता है, वो बताता है कि क्या है, सेक्सुअल कंसेंट दे रही है वुमेन, ऐसा बोला गया है बाय द कोर्ट। कैसा बोला गया कि अगर जब मैरिज एक वुमेन करती है एक हस्बैंड मतलब एक मैन से, तो वो क्या दे रही है, एक तरह से सेक्सुअल कंसेंट दे रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो मैरिज है कोर्ट के हिसाब से, जो मैरिज है वो क्या है, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है। तो आप में से जितने भी लेडीज़ है, जितने भी मेन देख रहे हो ये वीडियो, वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या ये ऐसा जो कोर्ट ने बोला क्या ये आपके ओपिनियन में सही है या नहीं है, और प्लीज़ शेयर करना आगे ताकि औरों के भी व्यूज़ पता चल सकें। ठीक है, इन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वाज फाउंड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ वुमन इज हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। सिमिलर प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड वाइल रिकॉग्नाइजिंग मैरिटल रेप। क्लियर है कि जो एडल्ट्री है वो क्या है, पार्शियल डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है। ठीक है, क्या कर दी गई है, पार्शियली डीक्रिमिनलाइज कर दी गई है। तो वही है कि जो हम बात करें जो राइट टू प्राइवेसी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है कि सेम सेक्स के अगर दो लोग हैं अगर वो एक रिलेशनशिप में आ जाता है तो यस उसको अब दे दी गई है इजाज़त। तो ऐसे करके ये जो एडल्ट्री था इसको क्या कर दिया गया, पार्शियली डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें क्रिमिनलाइज हैं और बहुत सी हैं जो पार्शियली डीक्रिमिनलाइज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। तो क्या आर्ग्यूमेंट किया हम बात करें कोर्ट्स ने कि क्या है कि हमने एग्जेम्प्ट किया है मैरिटल रेप को। सो रिकॉग्नाइजिंग इट डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, दिस वाज द गवर्नमेंट डिफेंस एंड इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो उसने क्या बोला कि ये जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, इसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम मैरिटल रेप को क्या करेंगे, एज अ क्रिमिनलाइज कर देंगे अगर मैरिटल रेप को, तो ये क्या करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। और देखो एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से डालना चाहूँगा ये कि देखो कौन डिसाइड करेगा कि यस उसके साथ मोलेस्टेशन जैसी चीज़ हुई है। सो हु डिसाइड, सबसे पहले ये जो कुछ सवाल है जिनका जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, या हम बात करें जो भी हायर अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी। पहली बात, जो एक जो केस है ये जो 20 साल पुराना है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती गई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने मतलब मना कर दिया कि ये सही नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, एंड देन पार्लियामेंट ने बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबी स्टोरी है ये। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कौन डिसाइड करेगा कि उसके साथ सच में मैरिटल रेप हुआ है। ठीक है, वेदर इट इज़ मैन और वुमेन, कैसे डिसाइड हो गई ये चीज़ कि उसके कंसेंट थी या नहीं। क्योंकि कंसेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बता नहीं सकते कि है या नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, सिंस मैरिज इज सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे बोला गया कि मैरिज क्या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ मैरिटल रेप एलिगेशंस वुड बी डिफिकल्ट। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या है, कि सबसे पहली बात वही तो मैंने बोला कि कौन डिसाइड करेगा, क्या वैलिडिटी हो सकती है, क्या कुछ इसमें नियम बनाए जाएंगे कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये मैरिटल रेप है, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत सेंसिटिव इशू था, मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था ये। अब देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि 99% केस जो है वो नहीं आते हैं पब्लिक डोमेन के अंदर, वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो डिसीजन है वो उनके फेवर में नहीं आएगा या जो भी है। ठीक है, वो डरते हैं सोसाइटी से कि कैसे सोसाइटी सोचेगी या जो भी है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो जजेस हैं हमारी कंट्री में बहुत ही कम है। तो 40% जो जजेस हैं वो है ही नहीं, मतलब 40% वैकेंसीज हैं हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें जो लैक ऑफ जजेस है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर 26 लाख इंडिविजुअल्स पर एक जज है। तो 26 लाख इंडिविजुअल्स पे एक जज मीन्स 2.5 मिलियन लोगों पर एक जज बैठा है। सो हाउ कैन अ जज रिप्रेजेंट 26 लाख पीपल इन अ डे, बेसिकली हर दिन का काम होता है उनका, तो कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब कंक्लूजन क्या है, बहुत सिंपल है कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिपेंडेंट थॉट सेड दैट husband who raped their minor wife could no longer hide behind exemption provided in section 375 of IPC. It is high time adult women are afforded the same protection and dignity in marriages. So 375 को अब क्या कर दिया गया, क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, एंड उसको जो प्रोटेक्शन था जो हस्बैंड को मिला था वो अब शायद छीन लिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, सो ये था इस वीडियो के अंदर जिसमें आपको बताया गया कि क्या है मैरिटल रेप, क्या रेप की डेफिनेशन है, क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, और बहुत सी चीज़ें इसमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं जो नहीं बोली जा सकती। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं बोली गई हैं इस वीडियो के अंदर। आप सब सोचते हो कि हाँ ये किस तरीके से डिसाइड होगा, तो मेरा क्वेश्चन अभी वही है कि कौन डिसाइड करेगा वेदर इट इज़ अ रेप और विद द कंसेंट, कि क्या कंसेंट से हुआ है या फिर ये रेप है विदाउट द कंसेंट हुआ है। क्योंकि कंसेंट मीन्स बहुत ही एक डिफ़िकल्ट वर्ड है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये था इसमें। एंड एक जो केस था, ये केस अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, मैं बता देता हूँ आपको, मेंशन कर देता हूँ कि 1 हफ्ते पहले की बात है, मतलब 1 वीक एगो बेसिकली। ठीक है, तो 1 हफ्ते पहले की बात है ये कि एक IIT स्टूडेंट रेप्ड अ IIT गर्ल। उसने एक IIT स्टूडेंट ने एक IIT गर्ल का, IIT स्टूडेंट बॉय ने एक गर्ल का रेप किया, एंड जो गुवाहाटी का सुप्रीम कोर्ट था उसने मान भी लिया यस उसने किया है, बट उसने उस स्टूडेंट को बेल इसलिए दे दी, उसने ये बोला कि ये जो दोनों बच्चे हैं, एक गर्ल और जो दोनों गर्ल और बॉय है, ये क्या है, स्टेट का एसेट है, जो कि आगे जाके स्टेट को क्या करेंगे, मतलब हम बात करें तो आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एंड इससे इनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने, जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट था, उसने उसे बेल दे दी। सो क्या ये सही हुआ आपकी नज़रों में? तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, एंड प्लीज़ शेयर इट, और कुछ मत करो, शेयर करो, एंड बी वैक्सीनेटेड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव दिस 3rd wave of कोरोना वायरस। सो थैंक यू एंड बाय बाय।